190 देशों के प्रतिनिधित्व मौजूद थे वहाँ पर, तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम ऑफ आवर लाइफ। एक तो होता है कि आप घर से कोई चीज़ रटी रटाई आएँ और उसको आप स्टेज पे कर दें, तो उसमें क्या होता है कि वो मज़ा नहीं आता है। खिलाड़ी और कलाकार हमेशा तैयार रहते हैं, उनको तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। 1967 उस साल की बात है और ये आज तक मेरे साथ ट्रैवल करती है, 80 देशों में कर चुकी है। कि एक ऐसा साज हो जिसमें सबकी विशेषता आ जाए, सितार भी, सरोद भी, संतूर भी, सारंगी भी और वीणा और गिटार तो है ही। कि जैसे अभी आप वात्सल्य दिखाना चाहते हैं कि वात्सल्य भाव रस सा रे ग रे, स्टेज का एक वो होता है कि ओह व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि इससे टेस्ट, इट्स अ बिग टेस्ट ऑफ योर लाइफ कि आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल क्या किया। यस, आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई वर्क, आई हैव टू शो what I can do and authenticity of the music should be there। पहले प्रोग्राम से ही मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। I was not nervous। जो ज्ञान चक्षु हैं वो बहुत देर से खुलते हैं, बिल्कुल निर्दयी हो जाते हैं मंच पे। नहीं हो तो भागो यहाँ से, निकलो आओ। तो गुरुजी ने मुझे भी थोड़ा सा व्यंग करते हुए बोले बेटा संभाल लिया जरा है। मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा आपने उसको इतने सारे बता दिए राग और मुझे नहीं, मैं समझ। तो वो जीनियस वो हैं, जीनियस ये हैं, मैं बेचारा बीच में गलत फंस गया। तो सर हम बात करते हैं आपके ग्रैमीज की, आपकी अवार्ड की। 1 टेक सिंगल, नो एडिटिंग, नो रिहर्सल, नथिंग। लिफाफा खुलता है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हैं कि किसका नाम अनाउंस होगा। And the Grammy go to A Meeting by the River, Ry Cooder and B.M. Bach। रुद्र वीणा तो क्या है? रावण की रक्त रंजित शिराओं से बनाया हुआ वो वाद्य है रुद्र वीणा, जो उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने जिसका क्रिएशन किया। धनुष वीणा का नाम सुन लोग ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे क्या क्या कह दिया। धनुष वीणा यानी बो इंस्ट्रूमेंट, जो बोइंग करके बजाते हैं, यानी वायलिन। आप सभी का स्वागत है ताल तत्वा की म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट की पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम आपको लेके चलेंगे उन सुरों की गलियों में जहाँ संगीत आपको रुलाता है, हंसाता है और आपकी रूह को छू भी जाता है। जहाँ एक और गंगा की लहरों में बहते राग यमन का सुकून है, वहाँ दूसरी ओर राजस्थान की रेत पर गूंजता हुआ एक राग, सुरों की शाही से लिखी रचना जो कि सीधे हमारे दिलों में उतरती है और सदियों तक रह जाती है। आज के हमारे मेहमान वो शख्स जिनकी नवाचार ने संगीत को भारतीय आत्मा दी और उसे मोहन वीणा के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्ड विजेता, संगीत के वैश्विक राजदूत पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके सुपुत्र, जिन्होंने न केवल एक विरासत को अपनाया बल्कि अपने रंग को सुरों के रंगों में घोला, सुरों के नए संगम के उस्ताद श्री सलिल भट्ट जी। तो चलिए शुरू करते हैं सुरों की यात्रा, जहां पिता पुत्र की जुगलबंदी सिर्फ तारों पे नहीं, दिल की थिरकन पर गूंजेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर हमारा इनविटेशन स्वीकार करने। वैश्विक राजदूत, ये आपने इतना शुद्ध हिंदी का उच्चारण किया कि मैं बीच में, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरे मुंह से आहा निकल गया, क्योंकि ये आप इतने यंग जनरेशन के हैं। हाँ। और ये वैश्विक राजदूत, इट्स लाइक द एम्बेसडर ऑफ म्यूजिक फॉर द वर्ल्ड। हाँ, ये गुरुजी के लिए कितना एप्ट, कितना सूटेबल बहुत अच्छा। आपने ये किया। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि गुरु की भक्ति जो है वो मेरे लिए ये जीवन का सबसे बड़ा अर्थ ही वही है। और गुरु के लिए कोई कुछ अच्छा सोच के कुछ नया ये शब्द किसी ने इससे पहले इस प्रकार से उच्चारण नहीं किया था। ग्लोबल एम्बेसडर, ये हाँ, ये उसमें मज़ा नहीं है, उसमें इंग्लिश में उतना मज़ा नहीं, सॉरी। वैश्विक राजदूत जो आप बोले, क्या बात है तरुण जी। आपने बहुत अच्छा परिचय बहुत अच्छे ढंग से दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं ताल तत्व के लिए। वैश्विक राजदूत हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अभी आप रिसेंट में जिनेवा जाके आए हैं, बहुत सारे राजदूत, एम्बेसडर जिसे कहते हैं, उनके सामने परफॉर्मेंस किया आपने, तो उसके एक्सपीरियंस से हम शुरुआत करना चाहेंगे। अभी हम लौटे हैं, जो एक बहुत बड़ा इसको हम कार्यक्रम मानते हैं अपनी ज़िंदगी का,
वो था जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासंघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो उनका ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, वहाँ हम अभी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करके आए। उसमें देखिए कि 190 देशों के प्रतिनिधित्व मौजूद थे वहाँ पर। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम ऑफ आवर लाइफ। मतलब इट वाज, ऐसा नहीं कि ये आपके लिए तो सब, आपके लिए सब एक जैसा ही रहता है, क्योंकि मैं कभी भी आपको मैंने इतना उत्साहित नहीं देखा जितना इस कार्यक्रम के लिए देखा। क्योंकि एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इनफ, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हम्बली वी से, देखिए ये गुरुजी का वो सब है, नक्षत्र है, ये इनको ऐसी जगह इनको निमंत्रण आता है। ये उस समय का अभी कुछ पिछले ही महीने की बात है, अभी तो ये महीना शुरू ही हुआ है, प्रारंभ भी हुआ है। पिछले महीने में ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपना इवेंट था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल हैपनिंग। ये था वाइपो और इंडिया के 50 साल कमेमोरेट करने के लिए। तो वाइपो हैड इनवाइटेड गुरुजी, उनके साथ ऑफ कोर्स सौभाग्य है हमारा, मैं गया था, हिमांशु महंत गए थे, कुटला गए थे, खड़ताल पे और तबले पे रेस्पेक्टिवली। तो ये हम लोगों की एक बहुत मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो 190 देशों में जिसका टेलीकास्ट एक साथ एक क्षण पे हो रहा हो, और उसमें पूरा 1.25 घंटे का उनको बोला आप जितना आप बजाना चाहें, जैसा बजाना चाहें। वो वही कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम है, उसके वीडियो भी ज़रूर आप दिखाएं, दर्शकों को ज़रूर शेयर करें जो मैंने भेजे हैं। और वो वही कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ 190-200 देशों के प्रतिनिधि बैठ के इस पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिया करते हैं। जी। अगर अभी आपने बात की कि बड़े इवेंट की, तो तैयारी कैसे करते हैं आप इतने बड़े इवेंट की? बैकअप माना कि दशकों से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, फिर भी कुछ स्पेशल रहता है तैयारी में? इसमें ऐसा होता है कि देखिए, एवरी प्रोग्राम इज़ ए न्यू प्रोग्राम फॉर अस, दिस इज़ व्हाट वी टेक इट एज। क्या होता है कि एक होता है कि आप पहले से अपना माइंड सेट करके कि मैं आज ये बजाऊंगा, ये गत बजाऊंगा, ये कंपोजिशन बजाऊंगा, ये तिहाई बजाऊंगा, और फिर उसके बाद में ये आएगा। तो वो क्या होता है कि एक आप पहले से माइंड सेट हो जाता है। मैं क्या करता हूँ उसमें, मैं करता हूँ कि नॉट टू डिसाइड एनीथिंग बिफोर एंड, फर्स्ट यू गो एंड सी द एम्बियंस, हॉल, ऑडियंस, मूड, ओकेजन, टाइम पीरियड कितना है, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें पहले जाकर देखता हूँ मैं। तो पहले आप सर स्टेज पे जाने के बाद ये पहले ही देख पहले लेते ही देख लेता हूँ कि क्या क्या हो जाने रहा है, से क्या- पहले ही क्या- स्टेज पे? वो सब हम उसमें देन यू गेट एन आइडिया कि आज कैसी ऑडियंस आने वाली है, हाउ दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट एंड व्हाट दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट। तो उसके हिसाब से तुरंत प्लानिंग हो जाती है कि दिस विल बी द फॉर्मेट टुडे, कि फर्स्ट दिस राग, द राग में भी क्या चीज़ आएगी वो डिसाइड हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या आएगा। तो ये अच्छा, इससे क्या होता है कि एक नॉवेल्टी रहती है, एक तो होता है कि आप घर से कोई चीज़ रटी रटाई आएँ और उसको आप स्टेज पे कर दें, तो उसमें क्या होता है कि वो मज़ा नहीं आता है। मज़ा मतलब फर्स्ट यू हैव टू एन्जॉय इन, आपके खुद आर्टिस्ट को अपना पहले सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, खुश होना चाहिए, एंड देन ही कैन स्प्रेड हैप्पीनेस आउट ऑफ एनी राग। तो फर्स्ट ये डिसाइड करने से बहुत अलग अलग। अभी हमारा जो कल दिल्ली में परफॉर्मेंस था, तो उसमें थोड़ा लेट हो गया था, फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो गई थी, तो टाइम पीरियड शॉर्ट होता जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई 45 मिनट्स है, तो मैंने 35 मिनट्स में ही हमने सब कुछ दिखा दिया कि क्या 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 होता है, क्या क्या पॉसिबल है। तो ऐसा भी होता है कि देन इट डिसाइड कि वी डिसाइड एट द स्पॉट। और गुरुजी का हमेशा ये कहना है, आपको सुन के अच्छा लगेगा, वन लाइनर्स, शॉर्ट वन लाइनर्स है कि बोले खिलाड़ी और कलाकार हमेशा तैयार रहते हैं, उनको तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। सर अभी हमने बात किया कि कल के इवेंट में हल्का आपको शॉर्ट टाइम में परफॉर्म करना पड़ा। एक किस्सा, एक परफॉर्मेंस में आपके अमेरिका में ऐसा भी आता है कि जब आप लेट हो गए होते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरी फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गई थी, तो मैं देर से पहुंचा था, और स्ट्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट आई हैड टू गो टू द ऑडिटोरियम। तो देखा तो ऑडिटोरियम में बड़ी एक लाइन लगी हुई थी गाड़ी ऑडियंस की, क्योंकि पार्किंग की तो बहुत वहाँ पे वो होती है ना प्रॉब्लम। तो खैर
अब अगर हम पूरी गाड़ियों का इंतज़ार करते तो प्रोग्राम का टाइम हो जाता। अब हमने कहा कि अब क्या करें भाई, उस समय मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे कि भाई कह दें कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से कम्युनिकेट हुआ। वो जो एक बूथ आई वहाँ पे, वो जो अमेरिका में जो पार्किंग की बूथ होती है, वहाँ से फिर हमने उस आदमी को कहा कि भाई ये जो ऑडियंस है ये हमारे ही प्रोग्राम के लिए है, अगर हम नहीं जाएंगे तो प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। किसी तरह से हमको फिर उसने इमरजेंसी लेन में हमको भेज के और हमको सबसे आगे भेजा। हमने कहा जो हमारे बिना प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा, हम ही हैं जो कुछ है आज के हीरो। तो इस तरह से कई बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हो जाता है कभी कभी। अच्छा, और कई कई जगह ऐसा भी होता है, 90% आजकल ट्रेंड इतना चेंज हो गया है, एवरी सिंगल पर्सन, हिम और हर, दे वांट देयर मोमेंट ऑफ ग्लोरी विद द कलाकार, विद द आर्टिस्ट, विद द सेलिब्रिटी, whomsoever दे माइट बी। अब क्या हो गया है, हर किसी के हाथ में वो 7 इंच का मोबाइल है, तो एवरीबडी वांट्स अ सेल्फी और अ क्लिक इंडिविजुअली। मतलब अगर 100 लोगों ने घेर लिया, आप सोचिए कि क्या पेशेंस है मेरे गुरुजी की, कि वो 100 लोगों में से किसी एक को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। उनके पैरों में दर्द हो जाता है, उनको एग्जॉशन हो जाता है, इतना बड़ा कॉन्सर्ट बजाने के बाद आप एक एक के, आप बच्चा कोई आ गया, अब उसको डिसअपॉइंट कर देंगे आप, वो उनका भी ध्यान रखते हैं। और कोई सिक्योरिटी का कोई वो नहीं लेके चलते हैं कॉर्डन की भाई कॉन्सर्ट के बाद एस्कॉर्ट करके ले जाएं या एस्कॉर्ट करके ले आएं। ही मीट्स एंड ग्रीट्स एंड मेक्स एवरीबॉडी फील लाइक अ वीवीआईपी। ये है मेरे गुरुजी का कैरेक्टर। जी, अगर हम कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है बचपन से, माँ बाप का जो संस्कार होते हैं। आपके भी घर में संगीत का चलन रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करें तो हम शुरुआत करते हैं एक स्कूटर की रॉड से, या दरवाजे की सांकल से, या 25 रुपए गिटार से, या जर्मन लड़की की कहानी से। आपने लगता है कि थोड़ा होमवर्क कर लिया है। रिसर्च, हाँ, रिसर्च आपको तगड़ा तगड़ा है, क्या सारे बात है। डिटेल्स मालूम है आपको। देखिए वो रॉड मैं बताता हूँ आपको। वो जो घर की जो सांकड़ होती है दरवाजे की, हम लोगों क्या क्या कि कबाड़ी के पास, कबाड़ी के सामान देने के लिए पटक रखते हैं। तो ऐसी एक सांकड़ पड़ी हुई थी, तो उस सांकड़ को मैंने उठाया और फिर उसको ये शेप, मतलब उसको देख के उसको ये बना लिया। 1967 उस साल की बात है, और ये आज तक मेरे साथ ट्रैवल करती है, 80 देशों में कर चुकी है। और पूरा टाइम ये मेरे साथ में रहती है। तो कहने का मतलब कई बार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप अभी आपको डिस्प्ले थोड़ा सा बताएंगे, तो ये मतलब क्या हुआ कि एक दिमाग में ये ख्याल आया कि एक ऐसा साज हो जिसमें सबकी विशेषता आ जाए, सितार भी, सरोद भी, संतूर भी, सारंगी भी, और वीणा और गिटार तो है ही। तो मैंने पंडित ब्रजभूषण काबरा जी को सुना जोधपुर के, और देखा कि ये स्लाइड में मेरे को इंटरेस्ट था। और स्लाइड में क्या होता है कि मीड़ पूरी आ जाती है। मीड़ मतलब हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में मीड़ बोलते हैं कि विदाउट ब्रेकिंग द साउंड फ्रॉम वन नोट टू अनदर नोट, विदाउट ब्रेकिंग द साउंड, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेन कंटिन्यूटी ऑफ साउंड। वो मीड़ में हमारी परिभाषा। तो उसमें क्लासिकल जो है हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत में, उसमें मीड़ होती है। जैसे कि गनी पर ग, तो गनी पर ग, ये बेसिक स्केलेटन है। अब इसको जब अपन म्यूजिकली करें तो इसमें एक्सप्रेशन लाते हैं, मीड़ लाते हैं, गमा के गनी पर ग। अब इसमें ब्यूटी आ गई, इसमें एस्थेटिक्स आ गए, और रस और भावना की सृष्टि हुई। कि जैसे अभी आप वात्सल्य दिखाना चाहते हैं कि वात्सल्य भाव रस, स रे ग रे स रे स। अब इसमें क्या, स रे ग म रे म ग रे नी रे द ज नी प म द ज रे स ग ग रे
रे ग नी रे सा ला 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 रा रा रे रा रा ला रा। अब इसमें एक बहुत सारे भाव, अभी ये पहले से सोचा हुआ नहीं, ये मैंने अभी बना लिया। देखिए ये लोरी जैसे होती है ना कि एक बच्चे को कैसे माँ सुलाती है प्यार से, आजकल तो वो सब खत्म हो गया, खत्म होता जा रहा है। लेकिन इनको नसीब हुआ था, गुरुजी को नसीब हुआ। हमको हमारे कान में लोरी भी आती थी माँ की, और हाथ की थपकी भी आती थी। वो जब तक थपकी में एक, क्योंकि वो खुद म्यूजिशियंस थी तो उस थपकी में भी एक रिदम आ जाती थी, और वो रिदम हमारे बचपन से दिमाग में बैठ गई, और वो ट्यून भी बैठ जाती हैं। तो गुरुजी का नक्षत्र जो है वो स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है, सृष्टिकर्ता ने लिखा है, और इनको एक ऐसा वरदान उन्होंने दिया कि जो मेरी दादी यानी गुरुजी की माँ जो हैं वो ऐसी देवी स्वरूप हमने कभी किसी का प्रेजेंस हमने आज तक नहीं देखा कि क्या व्हाट अ वुमन कैन बी, व्हाट एन आइडिया। आई मीन वुमन तो एक बहुत छोटा सा वो है, लेकिन जो मातृत्व की एक जीती जागती जिसे कहते हैं ना कि एक इट्स लाइक, मैं उसको शब्दों में नहीं कह पाऊंगा, मैं प्रयास भी नहीं करूंगा। वो वरदान हैं, थी नहीं हैं, वो हैं, वो सदैव मेरे साथ रहती हैं, सदैव गुरुजी के साथ रहती। वो नक्षत्र गुरुजी का ऐसा बनाया कि वो किसी के, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। माँ नसीब होती है बहुत लोगों को, सबको नसीब होती है, लेकिन ऐसी माँ जो संगीत, साहित्य, संस्कार, सभ्यता और सरलता और सहजता, ये सब स से ही है। मेरा नाम भी स से ही है। स से ही सा है, स से ही स्वर है, स से ही सनातन है, स से ही सलिल है, स से संस्कार है, स से संगीत है, और स से सात्विक है। और स से सात्विक है। मेरे पुत्र का नाम, जिसका जन्म महाशिवरात्रि पे हुआ। हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव। तो सर अभी आपने बात की अपनी दादी की, अपने पुत्र की, तो हम एक जनरेशन को कनेक्ट करते हैं। तो हम आप दोनों से जानना चाहेंगे कि जब सर आप पहली बार स्टेज पे गए तो अपने गुरु के साथ गए होंगे, तो आपको क्या लगता था गुरु आपको संभालें, या पिताजी के साथ कभी गए होंगे, एक आपको लगता होगा। आपने जब अपने पुत्र को आप पहली बार स्टेज पे ले गए तो आपके दिमाग में क्या विचार थे? और सिमिलरली हम सर से जानना चाहेंगे कि जब आप अपने पिताजी के साथ स्टेज पे फर्स्ट टाइम गए और अपने पुत्र को ले गए तो आपके दिमाग में क्या विचार रहे थे? वाह 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 वाह, बड़ा ये मेरे ख्याल से ये नहीं किसी ने जनरली पूछा है प्रश्न। देखिए क्या होता है कि एक तो स्टेज का एक वो होता है कि ओह व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि इससे टेस्ट, इट्स बिग टेस्ट ऑफ योर लाइफ कि आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल क्या किया, कितनी शिक्षा प्राप्त की, कितना अनुभव आपको है, सबका टेस्ट एक ही प्रोग्राम में हो जाता है। तो मुझे भी जब पहली बार स्टेज पे था तो मुझे लग रहा था कि यस आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स विच आई हैव टू शो टू द ऑडियंस कि व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, क्या स्टडी किया, क्या अध्ययन किया, क्या राग का स्वरूप पता है कि नहीं, राग के भाव पता है कि नहीं। अब जैसे एक राग है, मान लीजिए जैसे अभी यमन की बात कर रहे थे, तो यमन में कितने सारे भाव हैं, अलग अलग भाव उसमें आते हैं। तो व्हाट यू कैन प्रोड्यूस, और आप क्या लेके चल रहे हैं, उसकी थीम क्या लेके चल रहे हैं कि आप आज ये दिखाऊंगा मैं कि आज मैंने ये सोचा है, तो वो लेके चलना पड़ता है स्टेज पे। तो मेरा भी जो फर्स्ट प्रोग्राम था मेरा बम्बई में था, उस टाइम बम्बई बोलते थे। 1970 में मेरा पहला प्रोग्राम था। मैं अकेला गया था, अकेला घर से निकला, एक यंग लड़का 18 साल का 20 साल का, अपना इंस्ट्रूमेंट खुद लेके स्टेज पे पहुंच गया और वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। पहली बार तबला प्लेयर भी पहली बार मिले, और किस तरह से, जैसा आप पूछ रहे हैं कि कैसी भावना उस समय आपकी क्या फीलिंग रहती है, तो फीलिंग यही है कि भाई यस आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माय वर्क, आई हैव टू शो व्हाट आई कैन डू, एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द म्यूज़िक शुड बी देयर। तो वो चीज़ लेके चले। तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे पहले प्रोग्राम से ही मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। आई वॉज नॉट नर्वस। मैं वो नहीं था कि मैं डर रहा हूँ, कांपने लग जाते हैं, वो सब मेरे साथ नहीं हुआ।
आई हैड माई ओन दिस थिंग करेज टू यस, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस इस बात का था कि व्हाट आई हैव डन, बट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, और जो रियाज किया है वो आज डिस्प्ले करना है, और वो मुझे पता था कि वो दैट इज़ गोइंग टू बी मतलब दे विल अप्रिशिएट इट, वो अच्छा होने ही वैसे वाला है। गुरुजी को एक झलक उनकी देखते हैं तो ही वो एक फियरलेस, एक जो होता है ना निर्भय, निर्भीक, और एक ऐसा योद्धा जैसा इनका एक लुक आता है। और ये पर्टिकुलर जो इनके बियर्ड है और हेयर स्टाइल है, ये टिपिकल राजपूताना है। इनकी जो छवि है वो किसी राजपूत योद्धा की तरह ही है, और ये मंच पे जाते भी उसी अंदाज में हैं कि जैसे ये एक युद्ध है और आज इस युद्ध को हमको विजय प्राप्त करनी है। तो इनका ये बॉडी लैंग्वेज ऐसा ही है। और राजस्थान का हूँ जी। राजस्थान की मिट्टी ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं। तरुण जी आप भी तो राजस्थान हम भी से हैं। राजस्थान से। हाँ, आपने अभी तो फिर आप जानती हैं कि आप बिल्कुल जानती अलग अलग है। वहाँ नदियाँ नहीं है, वहाँ लोगों ने अपने खून से, रक्त से सींची हुई भूमि है, रक्त दिया है, इसलिए गर्व गौरव है। और इसलिए यह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमतें आईं, लेकिन राजस्थान पे कभी फतेह कोई नहीं कर पाया। ये हमारे राजस्थान की आन है, बान है, शान है। और उसी मिट्टी में जो बच्चा जो जन्मता है उस मिट्टी से, तो वो निर्भीक निर्भय होता है। और जैसा गुरुजी का बॉडी लैंग्वेज है, जैसा उनका एक ऐसा आत्मविश्वास है कि वो एक जीवन, एक पीढ़ी नहीं, उन्होंने आगे आने वाली अपने मेरी जनरेशन को दिया, मेरे बाद वाले मेरे पुत्र की, सात्विक की जनरेशन को उन्होंने दिया। तो ये आत्मविश्वास हम लोग कैरी करते आए हैं। मेरे 2 पुत्र हैं, सलिल ये बड़े हैं, और इससे छोटा सौरभ है, वो भी म्यूजिशियन है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, कंपोज़र है, सब कुछ है। और मेरे जो जितने भी एल्बम्स निकले, म्यूज़िक फॉर रिलैक्सेशन, म्यूज़िक फॉर पीस एंड म्यूज़िक सेलिब्रेशंस ऑफ लव, ये सारे एल्बम्स मेघदूतम उसी ने ही सारे अरेंज किए, और उसी ने सारे म्यूज़िक को संभाला, संजोया। फिर जैसी जनरेशन की बात आप कह रहे थे, तो इनके पुत्र सात्विक और सौरभ के पुत्र अथर्व, वो बहुत अच्छा बजा रहा है। वो अभी 18 साल का है, वो मेरे साथ बजाता है। और छोटा विहान, उसने अभी शुरू किया है, वो 11 साल का है, लेकिन उसने शुरू कर दिया अभी। तो ये जनरेशन टू जनरेशन, एक ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ आर्ट शुड बी देयर। हम लोग जितना मतलब हासिल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसका थोड़ा ही हिस्सा जाता है, मैंने ऐसा देखा है। क्योंकि जैसे मेरे पिताजी जो मंत्रोच्चार करते थे, पूजा पाठ जब 1 घंटा, वो जानबूझ करके वो बहुत ज़ोर से बोलते थे ताकि बच्चों के कान में वो मंत्र जाएं, उनको संस्कार पड़े। अब मैं उनकी जनरेशन के बाद में मुझे लगा कि मुझे उनके वो 1 घंटा करते थे, मैं तो 5 मिनट भी शायद नहीं कर पा रहा हूँ, यू नो। तो थोड़ा सा वो हानि होती है, जो हमारी जो हेरिडिटरी की जो जनरेशन टू जनरेशन आते आते थोड़ा सा कुछ वो होता ही है। तो जितना हो सकता है हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, करना चाहिए। और इस जनरेशन का फ़र्ज़ है कि हमारे ज्ञान को पूरी तरह से अर्जित करें, जल्दी से जल्दी सीखें, क्योंकि उम्र होती जा रही है। मैं अभी 75 हो गया, तो ये, लेकिन अभी क्या आँखें, जो ज्ञान चक्षु हैं वो बहुत देर से खुलते हैं, बहुत मुश्किल से आती है। ये जो एक विधा है, उस पे आप कैसे पारंगत होना चाहते हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आता है, और एक्सपीरियंस बढ़ता है सब। व्हेन यू ट्रेवल, यू सी पीपल व्हाट दे आर डूइंग, तो उसके बाद में फिर आदमी का एक वो डेवलप हो जाता है। तो हम इनको देना चाहते हैं, जो हमने इतनी मुश्किल से हासिल किया, वो इनको बहुत आसानी से मिल रहा है, और मिलना चाहिए, और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, हमारा भी तो नक्षत्र है, मैं भी नसीब लेके आया हूँ कि मेरा जन्म ही ऐसे एक विलक्षण, एक ऐसे, जो मतलब 100 करोड़ में कोई एक वो भी नहीं, कोई हो नहीं सकता। देयर कैन बी, देयर वाज नॉट एंड देयर वोंट बी अनदर विश्व मोहन भट्ट एवर। I never tried to be a विश्व मोहन भट्ट। वो इतनी अकल मेरे, इतना इंटेलिजेंस मेरे पास शुरू से है, क्योंकि विरासत इन्हीं की है, इन्हीं का पुत्र हूँ। तो इतना तो हेरिडिटी में मैंने इंटेलिजेंस गेन किया ही है
कि ये बात मैं समझ गया, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज आपने मुझे भी बुलाया है। और मैं गुरुजी के, हालांकि मैं हूँ नहीं इस लायक, मैं हूँ कि उनके मैं चरणों में बैठूँ, मैं इसी लायक हूँ, लेकिन आपने मुझे बुलाया, बिठाया, इसका मतलब कुछ जीवन में मैंने भी किया, गुरु के आशीर्वाद से किया। मैं क्या है कि मैं जो तय जो मानक बने हुए हैं, मैं उनको नहीं उतना ज़्यादा मानता। जैसे मेरे गुरुजी भी इस बात पे थोड़ा सा मुझसे नाराज़ रहते हैं। ही इज़ लिटिल एंग्री विद मी एंड इज़ नॉट हैप्पी विद मी टिल नाउ, जबकि अभी मैं रनिंग 55 हूँ। तो वो भी मुझसे अभी कई बार कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी अपने साज के साथ ज़रा भी समय नहीं बिताते हो। तो मैं उनको धीरे से बोलता हूँ, मैंने कहा आपने एक बार कहा था, बोले संगीत जो है वो प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, ये सब रियाज करना, ये बातें, ये मेरे आई डोंट एग्री विद देम कि आप 10 घंटे रियाज करेंगे तो आप ही हो जाए। 10 घंटे रियाज करोगे तो आप मजदूर बनोगे, संगीतज्ञ नहीं बनोगे। संगीत का रियाज नहीं होता है, आइदर यू हैव इट इन यू। अगर मेरे पास था तो मेरी इतनी हैसियत बनी कि गुरुजी ने मुझे मंच पे अपने साथ स्थान दिया, ये उनका बड़ापन है। लेकिन 99% उन्होंने मेरे पे दया करी, मैं मानता हूँ। लेकिन 1% तो वो ये सोचेंगे ना कि मैं किसी को बिठाऊं, जिसको आए ना उसको थोड़ी बिठाऊंगा मैं कभी। तो 1% तो मेरा रोल है कि नहीं, आप गुरुजी से पूछ लीजिए। देखिए गुरुजी तो कॉन्फिडेंस में एक बिल्कुल जैसे हिमालय की तरह हैं वो, मैं उनको हिमालय की तरह ही देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे भी ऐसा ही, उन्होंने मेरे लिए भी इमेजिन किया था। पिता अगर अपने पुत्र के लिए कुछ कल्पना करता है कि वो कैसा होगा, तो ये उन्होंने मुझे बहुत बाद में बताया था। उन्होंने कहा कि मैंने ये कल्पना की थी कि मेरा बेटा पहाड़ जैसा इतना वो होगा। अब वो राजस्थान की मिट्टी में वैसे तो वो इम्प्रेशन तो वैसे होना ही है, जहाँ 7.5 फुट के महाराणा प्रताप और 9.25 फुट के बापा रावल जहाँ हों, जिनको देख के मुग़लों की और दूसरे जितने भी आक्रांता थे उनकी जो है पीढ़ियाँ पुश्तें काँपती थीं कि जब 9.25 फुट के बापा रावल ऊँट पे बैठ के आते तो घोड़े पे बैठा भी नहीं जाता था उनसे, इतने लंबे थे वो। और 7.5 फुट के महाराणा प्रताप, सोचिए आप 9 फुट ऊँचे चेतक पे बैठे, और वो अगर किसी की तरफ दौड़े तो वो एक, आप देखिए कैसे भयाक्रांत करे जो दुश्मनों को, मुग़लों को, वो कितना वो डरे होंगे, कितना वो भय उनसे हुआ होगा। तो वो छवि राजस्थान की, तो उन्होंने ये कल्पना की थी कि मेरा बेटा भी पहाड़ जैसा हो, इसलिए 6.5 फुट का मैं हो गया। राजस्थान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ ऐसे ही सब आपको जनरली ऐसे आप पाएंगे, जोधपुर साइड, उदयपुर, मेवाड़ साइड, जयपुर साइड, सब जगह ऐसे ही होंगे आप। इन जनरली वहाँ बहुत ज़्यादा हाइट का वो है, क्योंकि ये हमेशा से युद्ध के उसमें हमको फेस करना पड़ा। तो वैसा ही वही चीज़ कैरेक्टर में आती है, तो डरने का या ऐसा कोई वो नहीं। तो पहला जब मैंने कॉन्सर्ट बजाया था तो मैंने सोचा था कि भाई गुरुजी से स्टेज पे मुझे बहुत ज़्यादा ये मुझे वो सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, तो इन्होंने बिल्कुल ही मुझे अकेला छोड़ दिया, बजाओ तुम। तो उस समय नहीं मुझे ठीक से नहीं बजा, टू बी ऑनेस्ट इनफ। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये मंच पे ये सब नहीं होगा, कि पुत्र प्रेम, पिता प्रेम, ये सब ये मंच पे वो नहीं करेंगे। मंच पे वो बिल्कुल मतलब इतने ज़्यादा उनको मैंने देखा कि वो बिल्कुल निर्दयी हो जाते हैं मंच पे, कि तुमको करना है तो तुम करो, नहीं हो तो भागो यहाँ से, निकलो, आउट। ये उनका एटीट्यूड रहता है। तो तब फिर उसके बाद मेरा ये चेंज हुआ। कॉन्फिडेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरे पुत्र को भी यही है कि वो तो ऐसा मुझे भी वो प्राप्त हुआ, महाशिवरात्रि के दिन उसका जन्म है, सात्विक इसलिए नाम रखा है महादेव का। उसके नाम की वीणा बजाता हूँ, तो उसके नाम का देखिए आप क्या असर है, क्या प्रताप है उसके नाम का, कि उसके नाम की वीणा बजाते ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मुझे मिली गुरुजी के आशीर्वाद से। तो गुरुजी ने उसमें संगीत के संस्कार दिए उसको। और 4 साल का भी नहीं था जब वो लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, एक पेज है आज भी। 98 बॉर्न है वो बच्चा, और 2002 में वो ही इज़ ऑलरेडी देयर इन लिम्का बुक। उस समय वो 48 राग पहचानता था और छोटी सी मौन वीणा पे बजाता था। 48 राग मुझे आज भी समझ में नहीं आते हैं। तो मैं जब उसको मंच पे लेके बैठा तो मुझे अपने लिए डर लग रहा था कि कहीं मैं इतने राग में से कोई भूल नहीं जाऊं या बजाना कहीं गलत नहीं हो जाए। तो गुरुजी ने मुझे भी थोड़ा सा व्यंग करते हुए बोले बेटा संभाल लिया जरा है। मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा आपने उसको इतने सारे बता दिए राग और मुझे नहीं, मैं समझा। तो वो जीनियस वो हैं, जीनियस ये हैं, मैं बेचारा बीच में गलत फंस गया। जी आप जी। तो सर हम बात करते हैं आपके ग्रैमीज़ की। तो
आपकी अवार्ड की, तो आपकी जो पहली मुलाकात होती है रायकोडर जी के साथ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मैं एक अमेरिका में टूर कर रहा था कि मेरा कॉन्सर्ट टूर जैसा होता था, तो वन ऑफ देम टूर में मैं वहाँ था, तो उन्होंने एक ये वाटर लिली एकॉस्टिक्स एक रिकॉर्डिंग कंपनी है, उन्होंने अप्रोच किया कि आपके साथ एक जुगलबंदी का हम वो निकालना चाहते हैं एल्बम। तो रायकोडर जो वहाँ के फेमस गिटार प्लेयर हैं उनके साथ में जुगलबंदी करनी थी, तो मेरा टाइम दिया। तो उसके बाद में फिर एक चैपल उन्होंने चूज़ किया कि वहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ ए फॉर्मल स्टूडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि जो रिकॉर्डिस्ट थे कवि अलेक्जेंडर, उनका विश्वास था कि हम नेचुरल साउंड और नो एडिटिंग, मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लग इन नहीं करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा इतना म्यूज़िक इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था उस समय, झूम ये सब चल रहा था। तो मतलब वो ऑलरेडी दे वर सैचुरेटेड, द ऑडियंस वाज कि ये इतना नहीं चाहिए। तो हमको उन्होंने कहा कि आप ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको उसका साउंड हम कैप्चर करेंगे एंड नेचुरल एम्बियंस में करेंगे। तो वो चैपल में रात को रिकॉर्डिंग की थी एंड वन टेक सिंगल, नो एडिटिंग, नो रिहर्सल, नथिंग। रायकोडर को मैंने कहा ये ऐसे कॉर्डिंग है इसका, ये डी मेजर शुरू कीजिए, जी पे जाइए, फिर ए पे जाइए, फिर मैं उसको कंपोज कर दिया। मैंने 10 मिनट में कंपोज कर दिया और मीटिंग बाय द रिवर नाम रखा उसका एल्बम का, जिसको फिर जाके 94 में अवार्ड मिला। 1 मार्च 94 लॉस एंजलिस में उसको अवार्ड मिला था जी। ग्रैमी अवार्ड जिसको हम कहते हैं कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे दुनिया से उसमें रिकॉर्डिंग्स आती हैं, करीब 10,000 एल्बम आते हैं, और उसमें से वो उसकी प्रक्रिया के हिसाब से फिर उसका वो चयन चलता रहता है कि शॉर्ट एक कैटेगरी थी वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी जिसमें मुझे मिला। तो इस तरह का इनका प्रोसीजर होता है कि पहले उसमें से 100 निकालते हैं, 100, फिर वापस से जूरी के पास जाता है, उसकी पोलिंग होती है, फिर उसके बाद में 5 चूज़ करते हैं, 5 में से फिर वापस में वोटिंग के लिए जाता है, फिर एक को चूज़ करते हैं एंड द ग्रैमी गोज़ टू। लिफाफा खुलता है, दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं कि किसका नाम अनाउंस होगा, एंड द ग्रैमी गोज़ टू अ मीटिंग बाय द रिवर, VM भट्ट एंड रायकोडर। एंड देन वी रियली एक बहुत स्क्रीम की और बहुत आवाज़ आई और वो वीडियो भी वायरल है फेसबुक पे, वो दिया है, वो एक छोटा सा क्लिप जो है ये, वो मेरी वेबसाइट पे भी है। हाँ उस पे भी है, उस पे है, बहुत अच्छा वो। तो दैट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो सर हम बात करते हैं कि आपने जब मोहन वीणा की बात करते हैं, एक इंसिडेंट ऐसा भी आता है कनाडा में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ इंस्ट्रूमेंट में कुछ इश्यूज आपको फेस करना होता है। इशू वाज मिस हैंडलिंग बाय द एयरलाइंस। ये होता ही है क्योंकि उनको सामान की तरफ फेंकने का होता है जो पोर्टर्स होते हैं। तो इन वन ऑफ द प्रोग्राम इन मॉन्ट्रियल मेरी जो इंस्ट्रूमेंट की जो नेक थी वो टूट गई बिकॉज ऑफ द जर्क। तो अब थोड़ा सा खैर इट वाज नॉट सो डिफ़िकल्ट टू गेट इट रिपेयर्ड। उसको दोबारा से उसको निकाल के वहाँ पे मॉन्ट्रियल में बहुत अच्छा कारीगर मिल गया था, वो किया था। तो दैट आइडिया वाज देयर इन माइंड ऑफ सलील। तो सलील ने कहा कि मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करता हूँ कि उसमें जॉइंट ही नहीं होगा, मतलब एक मेरे उसमें जो बीच में जो नेक है उस नेक को इसने अबॉलिश कर दिया। देखिए आप, ये इंस्ट्रूमेंट है, देखिए ये जो है ये यहाँ पे जॉइंट होता है, तो ऐसा नहीं कि पेंट से उसे छुपा दिया गया है, यहाँ जॉइंट है नहीं, ये एक है, दिस इज 1 ब्लॉक ऑफ वुड, 1 पीस ऑफ वुड कार्व्ड। तो ये इससे एक आइडिया आया इनको, ये नया इंस्ट्रूमेंट। तो वही कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब मेरे इंस्ट्रूमेंट का नेक टूटा तो इसमें नेक का वो प्रोविज़न ही हटा दिया। तो दिस वाज द इंसिडेंट। और ये है कि जोड़ होगा नहीं तो दुखेगा भी नहीं। जोड़ दुखते हैं, हम लोगों के भी जोड़ दुखते हैं, हम लोग बैठते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत तक के बैठते हैं क्योंकि जोड़ों में दर्द होता है। तो वाद्य में भी जोड़ हो, यहाँ भी जोड़ हो, फिर दोनों ही दुखें, दोनों ही वो हों, तो ना दुखे ना टूटे ना समस्या हो। तो मैंने कहा इसको बेजोड़ बना दो, गुरु जी का आशीर्वाद। जी। तो सर अभी हमने बात की
बेजोड़ होने की। बेजोड़ तो अब ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत बेजोड़ है अपने आप में, बहुत अद्भुत है, उसके बारे में ऑडियंस को थोड़ा अवेयरनेस हम देना चाहें। बिल्कुल। देखिए, सात्विक वीणा, मोहन वीणा जो मेरे गुरुदेव का, मेरे गुरु महाराज का क्रिएशन है, मोहन वीणा, वो आज विश्व में प्रसिद्ध है। 60 वर्ष से अधिक उन्होंने उसका क्रिएशन पहले करके सारे विश्व को ध्यान आकर्षित किया कि गिटार जैसे, हम उसको पाश्चात्यवाद कहते हैं, ये भी हमारी नादानी है, ये बिल्कुल भी पाश्चात्यवाद नहीं है। वीणा परिवार यानी तत्वाद्य यानी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हमारे देश से तो निकले। अमेरिका तो 500 साल पहले डिस्कवर हुआ, तो वहाँ कहाँ से हवाइन गिटार वहाँ कहाँ से आ जाएगा? वहाँ से कुछ नहीं आया है, यहीं से गया है सब। कश्यप वीणा उसका पौराणिक नाम है। 5 से 7 तार, 5 से 6 तार हुआ करते थे। अब वो पौराणिक वीणा कहीं दिखी नहीं, विलुप्त हो गई। जैसे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं एक एक करके, पेड़ की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो 100 से अधिक वीणाएं हुआ करती थी। शिव भक्त, परम शिव भक्त रावण, वो खुद वीणा वादक, आपको मालूम है? राजस्थान से रावण का क्या कनेक्शन, वो भी आपको मालूम है? मंडोर जो है, वहाँ की जो राजकुमारी थी मंदोदरी, वो उनकी पत्नी है। उन्होंने अपने विवाह में उस क्षेत्र के लोगों को, राजस्थान के मंडोर क्षेत्र के जो उनके बाराती थे, उनको उन्होंने भेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये विवाह तो संपन्न हो जाएगा, ये युग भी समाप्त हो जाएंगे, त्रेता से द्वापर होगा, द्वापर से कलयुग आएगा, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक वाद्य यंत्र देके जा रहा हूँ जिसको आज भी हम रावण हत्ता के नाम से जानते हैं। रावण हत्ता, जोधपुर, मंडोर, जैसलमेर, बाड़मेर, सब जगह जो राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध, जिनको बनाया मेरे पिताजी ने, फोक म्यूजिशियंस को सारे विश्व में लेके गए, उनको सारे विश्व में उनको परिचित करवाया, राजस्थान फोक म्यूजिशियंस को। तो रावण हत्ता आज भी बजाते हैं। रावण हत्ता है उनकी, वो रावण का क्रिएशन है। रुद्र वीणा जो क्या है, रावण की रक्त रंजित शिराओं से बनाया हुआ वो वाद्य है रुद्र वीणा, जो उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने जिसका क्रिएशन किया। तो हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हम लोग मानते नहीं हैं। हम लोगों को ऐसा बना दिया गया कि 18 करोड़ साल पहले बोले ये इसका जीवाश्म मिला है डायनासोर का। हाँ हाँ हाँ, वो 18 करोड़ साल पहले, वो हम उसको मान लेंगे, लेकिन अपने सनातन या धर्म से जुड़ी कोई बात हो तो वो नहीं, वो उसको नहीं मान, ऐसा हमको बना दिया गया है ना। तो ये वो गुलामी की जो वो है, उसको निकालते हुए ना, मैं ये हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को क्लियर कर दूं कि वहाँ पाश्चात्य उससे कुछ भी नहीं लिया है हम लोगों ने, हमने उनको दिया है। तो ये सारे जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, धनुष वीणा का अगर मैं नाम लेता हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया कि सब जगह जाओ तो ये अवेयरनेस बढ़ाओ, लोगों को बताओ। अब धनुष वीणा के नाम से लोग ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे क्या क्या कह दिया। धनुष वीणा यानी बो इंस्ट्रूमेंट, जो बोइंग करके बजाते हैं, यानी वायलिन। तो वायलिन बोले हाँ 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 हाँ, तो अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया अंग्रेज हो यार। मैंने कहा धनुष वीणा तो ऐसे देख रहे हो, ताक रहे हो, वायलिन बोल रहे हाँ हाँ वेस्टर्न है, वेस्टर्न है। अरे मैंने कहा कहाँ वेस्टर्न है बेटा, कहाँ वेस्टर्न हो गया? ये धनुष वीणा है। सारंगी हुआ, इसराज हुआ, वायलिन हुआ, चेलो हुआ, ये सब बोइंग इंस्ट्रूमेंट है, धनुष वीणा है। ये धनुष वीणा के प्रकार हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ धनुष वीणा। शततंत्री वीणा अगर ऐसे नाम लेके तो ऐसे 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 करके लोग देखते हैं। अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। संतूर है ना, 100 तारों की वीणा, तो वो क्या विदेश से थोड़ी आई, यहाँ बनी ना। सरस्वती की वीणा पौराणिक काल से है। आप देखिए, एक आनंद की, आपको एक हर्ष की आपको बात बताता हूँ मैं, कि जो पेंटिंग बनाते हैं उन्होंने तो संगीत नहीं देखा सुना ना, उन्होंने तो कोई वीणा ऐसे हाथ में नहीं ली जैसे हमने लिए। वो तस्वीरें, वो मूर्तियां लाखों वर्षों से बनती चली आ रही हैं। तो उनका क्या दिमाग सरका है क्या कि जो वो बना रहे हैं ये मूर्तियां? बताइए आप, हमेशा आपने ये देखा है ना, शिव के हाथ में हमेशा डमरू देखा है। वो डमरू नहीं, इट्स काइंड ऑफ, अभी मैं समझाऊंगा लोगों को, आर ग्लास जो होता है ना, आप आर ग्लास होता है, तो वो ब्रह्मांडों का मंथन है। वो एक साधारण डमरू नहीं है। मूर्ख होंगे वो कहेंगे हाँ हाँ डमरू डमरू, वो डमरू नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांडों का मंथन है, आवर ग्लास है वो। उस ऐसे करेंगे तो वो यहाँ का यहाँ आ जाएगा, उसकी रेत यहाँ करते हैं तो यहाँ आ जाएगी। ये क्या है? ये मंथन है ब्रह्मांडों का।
तो ये हमारे तो कृष्ण की बांसुरी हमेशा उनकी फ्लूट के साथ उनको दिखाया है। तो वो किस लिए दिखाया है? वो सौहार्द के लिए दिखाया है, वो प्रेम का प्रतीक है। उससे निकली हुई ध्वनि से प्राणी जो दूसरे, जो हमारी गऊ हैं, वो पक्षी पंछी सभी उससे आकर्षित होते। तो ये वहाँ चला रहा है, ये कोई वो विदेश थोड़ी देगा हमको। द्वापर युग के कृष्ण की बांसुरी जो है वो क्या वहाँ से आएगी क्या? उस समय तो उनका डिस्कवरी नहीं हुए थे, उनके कोई कुछ था ही नहीं वहाँ पे। सुशिर वाद्य बोलते हैं उनको, जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसे बोलते हैं। तो आप बताइए फिर वहाँ से क्या आया? कुछ नहीं आया। यहाँ से लेके गए, वो चुरा के लेके गए और हमको ही बता रहे हैं कि गिटार है, गिटार है। अरे गिटार नहीं है, ये हमारी वीणा है। पाश्चात्यवाद्य नहीं, गुरुजी ने यही जागरूकता यही बनाई कि नहीं, ये पाश्चात्य नहीं है, नहीं है, ये हमारा वाद्य है, ये वीणा का एक डेरिवेटिव है, ये माँ सरस्वती की वीणा का मैं जाता हूँ, गुरुजी हमेशा कहते हैं सरस्वती वीणा है माँ सरस्वती के हाथ में। वो लोग उसका नाम नहीं जानते, उसमें कितने तार हैं वो लोग नहीं जानते। कर्नाटक की कौन सी वीणा है, विचित्र वीणा है, रुद्र वीणा है, लोग जानते नहीं उसमें कितने तार हैं, क्या है क्या नहीं है। गुरुजी की बनाई मोहन वीणा में 20 तार हैं, सात्विक वीणा में 20 तार हैं। आप देखिए इसके शेप डिज़ाइन सब आपके सामने। तो सर आपने एक इन्वेंशन कहते हैं, वीणा को नए वे में इन्वेंशन किया, तो इन्वेंशन के लिए साथ ज़रूरी होता है कि एक पेटेंट भी फाइल करना। क्या आपने इसके रिगार्डिंग पेटेंट भी फाइल किया है? बिल्कुल सर, मिला हुआ है। मोहन वीणा को पेटेंट मिल गया और काफ़ी वर्ष, अब तो काफ़ी साल हो गए उसको, इस बात को रिन्यू भी हो गया अब तो इसमें ये है कि शायद पहली बार ही कोई साज, मुझे लगता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का कोई साज जिसको भारत सरकार की मान्यता मिली है और उसको पेटेंट मिला है। तो सर आपने बात की पेटेंट की या सरकार की एक मान्यता की, तो एक मान्यता की बात करते हैं कि पद्मा अवार्ड्स की हम बात करते हैं, तो उसके प्रति आपके परिवार में क्या माहौल था, आपके पिताजी या माताजी के लिए? एक बात। दूसरा ये कि उसके बाद या ग्रैमी के बाद लोगों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आपने महसूस किया? परिवार में तो हाँ, बस वो ठीक है, बस पूरा ठीक है ऐसा वो रहता है, मतलब उन लोगों का यहाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, इससे ज़्यादा नहीं। पब्लिक की जहाँ तक बात है कि जैसे रिकॉग्निशन मिलता है तो एक थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। मैंने देखा लोगों के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, थोड़ा स्टेटस ऊपर जैसे जिसको बोलते हैं वो हो जाता है और लोग बाग अरे पद्म भूषण है भैया, पद्म भूषण है, इस तरह से मतलब एक वो विस्परिंग होती है कि अरे ग्रामी भी मिला है इनको, ग्रामी मिला है, ये माला ज़्यादा पहना हो तो ये इस तरह का That's on the lighter note, that's on the lighter जी, on the to be on lighter side, ये हो जाता है, ये होता है, लोगों को ये होता है। तो लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि सर मेरी जो खुद की जो विचारधारा है कि हम उसके पीछे नहीं जाते, मिल गया तो बहुत ही अच्छा है सर आंखों पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सम्मान सरकार देती है या कोई इंटरनेशनल एजेंसी ग्रामी जैसी देती है तो बहुत खुशी होती है कि इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन योर लाइफ। तो वो अपने आप वो अच्छा है उसका वो। लेकिन मेरा जो इंडिविजुअल मेरा जो ख्याल है, मैं उसके पीछे भागता नहीं, यू नो, कि अच्छा वो लेना है इसलिए ये काम करो, ये कभी भावना नहीं आई। ये मैं जो करता हूँ अपना रियाज या जो भी अपनी साधना या जो ज्ञान प्राप्ति है वो सिर्फ अपने लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए। हाउ कैन यू डेवलप, कि एक राग में कितनी परतें आप खोल सकते हैं, कितनी तिहाई लें कि तिटकत गति के निधान दान 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 दा, तिटकत गति के निधान दा दान दान दा, तिटकत गति के निधान दान दान दा, ना दिन दिन ना दिन ना तिन तिन ना दिन दिन ना, तकिट तक दिन दाती दा, तकिट तक दिन दाती दा, तकिट तक दिन दाती दा। अब ये जैसे ये इमेजिनेशन है कि हम अपने सास के साथ नहीं बैठे हैं, चल रहे हैं कहीं, तो एक मेंटल रियाज या वो जो इमेजिनेशन है वो चलती रहती हैं, तिहाइयाँ चलती रहती हैं, न्यूएंसेस है, गरे गरे सनी रे सनी से धनी दस नी रे सनी धनी द गरे सनी रे स रे कम पद पम गरे 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 सनी रे 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 सनी रे गरे 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 सनी रे सनी धनी दस नी रे धरी सनी सनी धनी द प मद प।
पवनी जैसा नहीं रे सनी सनी धनी रे 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 सनी रे गा 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 नहीं जा मतलब गा रे गा जैसे सपोज अब ये चीज़ आई तो अभी ये रिच imagination, they go on working and roaming around in my mind where even if I am not sitting with my instrument. तो ये एक इन्वॉल्वमेंट अपने काम के प्रति एक सिंसियरिटी होती है। एक आप एक टॉपिक को अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर लेक्चर देना है आपको 10 मिनट, तो आप 10 किताबें पढ़ते हैं, फिर जाके यू हैव योर माइंड सेट, देन यू कैन स्पीक अबाउट। तो हम लोगों को भी ऐसा ही है, हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द बिगेस्ट हेरिटेज of our country, that is Indian classical music. So you have a lot of responsibility. It should be authentic music, it should be complete music, it should be pleasing music, it should be entertaining, it should be divine also, it should be devotional also, it should be spiritual also. इतनी सारी चीज़ें हमको उस राग में उसमें उसका निर्वाह करना है, जब जाके वो होगा. So what I do कि I try in my humble manner कि I get, मैं पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि मैं कितना ईमानदार हूँ अपने काम के लिए, कितनी मैंने अपनी मेहनत की है, कितना अध्ययन किया है. वो 10 किताबें जो मैं अभी बता रहा हूँ, 10 उस तरह से हमको भी 10 घराने के बारे में पता होना चाहिए, 10 आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये हाउ दिस वाज ट्रीटेड बाय भीमसेन जोशी जी, पंडित रविशंकर जी मेरे गुरु जी. तो वो कैसे उन्होंने क्या किया, इतना नाम, इतना कैसे, वो ऐसा ही थोड़ी हुआ, कुछ तो उन्होंने किया. तो उनके काम को हमको देखना है और हम उनसे शिक्षा लेना है हमको, और अपने आप को रिच करना है. अगर हम बात करें, आपने बात की मेहनत की या ज्ञान की, अगर हम दर्शकों को एक मैसेज देना चाहें कि आपके क्लासिकल संगीत को दर्शकों को कैसे एंजॉय करना चाहिए, कैसे आनंद लेना चाहिए? देखिए, दर्शक कई कैटेगरीज में आते हैं, मतलब उसमें भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं. कुछ लोग आते हैं कि देखते हैं क्या हो रहा है, एंड दैट अप्रोच इज़ देयर. कुछ लोग होते हैं, अच्छा है, बड़ा नाम है यार, इसको तो ग्रामी वामी मिला जाए, देखते हैं क्या करता है ये, एक वो लेके आते हैं. दूसरे होते हैं कि जो ये देखना चाहते हैं कि राग कितना सही है, ताल कितनी सही है और इसकी साधना कितनी है. और कुछ लोग आते हैं कि तारीफ़ करने के लिए आते हैं कि यार इसका तो बहुत नाम है, ये तो गजब आर्टिस्ट है, अरे मैंने पंडित रविशंकर जी का प्रोग्राम अटेंड किया, यू नो दैट काइंड ऑफ. वो भी होता है कि अच्छा उनसे मिले, अरे उनके साथ मेरी फ़ोटो भी है, यू नो दैट काइंड. वैसे भी लोग आते हैं. और बहुत कम 5% ऐसे आते हैं जो ताल को समझते हैं और सुर को समझते हैं, सिर्फ 5%. तो हमको ये देखना होता है कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द ऑडियंस में से हमको सबको सेटिस्फाई करना है. अगर कोई 11 साल का बच्चा 10 साल का आया और कोई 80 साल का भी बैठा है, तो हमको तो वो देखना है कि आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू एवरी जनरेशन, और उनको दिखाना है कि देखो तुम्हारे लिए मेरे पास में ये काम है, आपके लिए ये काम है. तो ये हमको उस हिसाब से करना पड़ता है उसमें से. तो ऑडियंस को ये देखना चाहिए कि कैसे किया इसने, इस आर्टिस्ट ने किया क्या अपनी ज़िंदगी में, इतने 60 साल निकाल दिए इसने, इसका मतलब तो इसने कुछ ज़रूर हासिल किया. तो वो देखने की मंशा होनी चाहिए ऑडियंस की, इंस्टेड ऑफ और अदर थिंग्स की सोशलाइजिंग हो रहा है, ये हो रहा है, ये मोबाइल हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब दे शुड कम फॉर द पर्पस कि उनको म्यूज़िक को सुनना है, समझना है, उसको अप्रिशिएट करना है. तो दे शुड कम विद दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. रागों की महफिल में वक्त थम सा गया, तारों की जुगलबंदी में दिल झूम सा गया. तो आज हमने जाना, सुर सिर्फ सात नहीं होते, वो अनंत होते हैं. बस उन्हें सुनने वाला श्रोता और महसूस करने वाला एक दिल चाहिए. पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और श्री सलिल भट्ट जी ने हमें बताया कि एक संगीत से कैसे दुनिया जुड़ सकती है और कैसे संगीत पीढ़ियों में बंटकर भी एक विरासत बन जाता है और गहरा हो जाता है. और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. आपके साथ में बातचीत करके बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है इंटरव्यू जो लेते हैं। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल्सो। वेरी नाइस टॉक। बहुत धन्यवाद, Thank you बहुत so much. धन्यवाद। बहुत नमस्कार। नमस्कार।